और सी का ऑपरेशन दोबारा ALU पर परफॉर्म होगा, तो यहाँ एक ALU और लग जाएगा। बेसिकली उसी ALU ने परफॉर्म करना है कि वही वाला ALU जो ये है वो यही है। आप उधर भी वापस लेके जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा जो है ना परफॉर्मेंस का पता नहीं लग पाता, तो इसलिए सेपरेट लगाते हैं। और वापस डाटा किधर जाएगा, स्टैक में जाएगा। अब यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी हो गया। a प्लस बी को मैं लेट्स सपोज x कह लेता हूँ, तो x माइनस सी का रिजल्ट इसमें आ गया। लेट्स सपोज मैं y के नाम से इसमें स्टोर करा देता हूँ। अब फिर मेमोरी से डाटा आएगा और फिर इधर स्टोर होगा, y के नाम से इधर है, और अगली वैल्यू d है, और इधर d आ गया। इन दोनों पर मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई था। दोबारा ALU पर ऑपरेशन परफॉर्म होगा और वापस जाकर डाटा किधर स्टोर होगा, स्टैक में होगा। तो इस तरीके से आपका आर्किटेक्चर ड्रॉ होता जाएगा हर एक सीक्वेंस के लिए। किसी ने ड्रॉ करना है तो कर सकता है। अभी मैं कोई एक फॉर्म लिख सकता हूँ, a मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाय e। चलना, इसके लिए कोई ड्रॉ करना चाहता है, इसी आर्किटेक्चर में चेंजिंग कर हमारा। अब तो कर लो। जी जिशान आप कर लें, आप राइट कर रहे हैं स्क्रीन पे, आप ही कर लें। बनाए, कोई भी बनाए। असद, नहीं किसी ने बनाना। बस स्टैक ST लिख दो, बहुत है। आपकी ड्राइंग देख के मुझे लग रहा है असद की जो है ना, मेरी फिर भी ठीक है। चलें, बस बहुत है, मैं थोड़ा सा जो है ना चीज़ों को बता देता हूँ, टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो ये उसने क्या किया, स्टैक लिया, पहले उसने a मल्टीप्लाई बाय b का ऑपरेशन परफॉर्म किया और वापस डाटा किधर, स्टैक में लाना था। और ये स्टैक का रिलेशन मेमोरी से भी करना था। दोनों तरफ एरो कर दिया करें, क्योंकि दोनों तरफ ही आ रहा होता। ठीक है, उसके बाद दूसरा उसने वैल्यू पिक किया, इसकी जरूरत नहीं थी। दूसरी वैल्यू वापस अगर इधर लेके आना चाहते हैं तो ALU पर इधर भी ला सकते हैं, लेकिन यहाँ जिस तरह इसने ऑपरेशन लिखा है, a मल्टीप्लाई बाय b को मैं x कह देता हूँ, x डिवाइडेड बाय इस तरह लिख दिया करें और बता दिया करें ये ALU है। ठीक है, और वापस डाटा स्टैक में होगा। तो इस तरह आर्किटेक्चर, जितने ऑपरेशन होंगे, 10 ऑपरेशन है तो 10 ALU लग जाएंगे, लेकिन एक ही ALU काम कर रहा होगा हमारे प्रोसेसर में, एक ही ALU होता है। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्लियर है यहाँ पर?
नेक्स्ट मूव करते हैं, ये इसका आर्किटेक्चर था, ये वही उसकी इक्वेशन बताई हुई है, ठीक है। ए इज इक्वल टू बी प्लस सी है, तो पहले पुश बी किया, देन पुश सी किया, और जस्ट ऐड लिखा है, देखें ऐड लिख रहा है, और पॉप कर दिया, बाहर निकाल लिया एडिशन होने के बाद, क्योंकि ऐड लिखा है, उसे पता है फर्स्ट टू पर ही ऑपरेशन परफॉर्म होना है। फर्स्ट टू पे ऑपरेशन परफॉर्म होना, उसे बताने की जरूरत नहीं है। ऐड बी एंड सी को करो, या बी एंड ई को करो, या बी एंड ए को करो, जिसको भी, उसने तो स्टैक में जो पहली दो वैल्यू पड़ी होंगी उसको टेक कर लेना, तो इसलिए स्टैक लिखा था। उसके बाद आ जाता है जनरल पर्पज आर्किटेक्चर। अच्छा, जनरल पर्पज आर्किटेक्चर, अब हमारे जितने भी आर्किटेक्चर्स हैं वो इनमें लाए करते हैं जनरल पर्पज आर्किटेक्चर, बेसिकली लोड स्टोर आर्किटेक्चर, या मेमोरी टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी, या रजिस्टर टू रजिस्टर आर्किटेक्चर, ये मिप्स आर्किटेक्चर को और जो आपकी इंटेल आर्किटेक्चर इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास जो है लेटेस्ट आर्किटेक्चर में इंटेल आर्किटेक्चर है, लेकिन वो पब्लिक नहीं हुआ था, तो हम इस मिप्स आर्किटेक्चर को स्टडी करते हैं। मिप्स आर्किटेक्चर में भी दो टाइप के आर्किटेक्चर हैं। फर्स्ट आर्किटेक्चर इज अ सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर, सेकंड आर्किटेक्चर इज अ मल्टी साइकिल आर्किटेक्चर, जिसको अक्सर जगह पर मिप्स 1 मॉडल और मिप्स 2 मॉडल से भी रिप्रेजेंट किया गया होगा। अक्सर बुक्स में मिप्स 1 मिप्स 2 मॉडल की रिप्रेजेंटेशन ज्यादा यूज की जाती है। तो इसमें क्या है कि जस्ट आप वैल्यू पिक करते हैं और डाटा सारा रजिस्टर के थ्रू लेके जाते हैं। मेमोरी से डाटा उठाकर रजिस्टर में दिया, जो आपका एक्चुअल आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस दे रहा होता है, और रजिस्टर का डाटा रजिस्टर में होगा तो ALU एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं एक्सेप्ट करेगा, और उन पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वापस मेमोरी में। तो ये हमारे पास जो है, इससे क्या हो रहा है, रजिस्टर टू रजिस्टर भी काम हो रहा है, रजिस्टर टू मेमोरी भी काम हो रहा है। उसके अलावा ऑल ऑपरेंड जो है मस्ट बी नेम्ड होंगे, अलाइंड होंगे। अब ये नहीं कि यहाँ पर कोई भी ऑपरेंड आ गया, यहाँ पर फिक्स ऑपरेंड होगा, तो मिप्स के अंदर $S0 से ऑपरेंड को शो किया जाता है, $S1 से, $S2 से, डॉलर के साइन को रजिस्टर से यूज किया जाता है। मैंने दो ऑपरेंड लिए हैं, $S0 एंड $S1 इज अ रजिस्टर। रजिस्टर क्या कर रहे हैं, मेमोरी का काम कर रहे हैं, आपका डाटा ट्रेवल करवा रहे हैं, ठीक है, डाटा बस के थ्रू। उसके बाद मोस्ट जनरल मॉडल फॉर कोड जनरेशन देखें। अब इसका रिजल्ट देखें, A+B का रिजल्ट देखिएगा तो क्या इसकी परफॉर्मेंस पर इफेक्ट होगा। तो हम थ्रू सेंटेंस थ्रू इक्वेशन ही लेकर चलते हैं। इसमें देखें क्या किया है, जस्ट पहले लोड करवाया और सिर्फ स्टोर कर दिया। तो ये लोड स्टोर के थ्रू, लोड रजिस्टर टू मेमोरी आर्किटेक्चर के थ्रू हमने परफॉर्म कर, ठीक है। पहले रजिस्टर में वैल्यू का रखना जरूरी है, लेकिन एक दफा रख दी, इसको दोबारा यूज कर सकते हैं। बी को R1 में रखा, सी को R2 में, और उसने कहा ऐड कर दो, किसको, बी एंड सी को। तो पहले R2 के अंदर बी है, R1 R2 का मतलब रजिस्टर 1 एंड रजिस्टर 2। MCS के स्टूडेंट्स, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, R1 मीन रजिस्टर 1 रजिस्टर 2। तो B प्लस सी कर रहा है ये, तो B प्लस सी करने के लिए R1 में B था, इसलिए पहले रखा R1 को, और R2 में C था बाद में। तो ये R1 प्लस R2 करेगा, R1 प्लस R2 का मतलब है B प्लस सी। उसके बाद वापस डाटा स्टोर किसमें करवा देगा, R1। ये सोर्स का भी काम कर रहा है, डेस्टिनेशन का भी काम कर रहा है, यानी कि वापस डाटा R1 में B प्लस सी हो गया। अब ये खत्म हो गया, B नहीं रहा, अब R1 में आ गया B प्लस सी, और उसको किस में रखना है, वापस डाटा A में स्टोर करा देना है। तो उसने स्टोर R1 का डाटा A में स्टोर करा दिया। तो पहले डेस्टिनेशन लिखते हैं, ये चीज डेस्टिनेशन है, बाद में अपना सोर्स बताते हैं जिससे डाटा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर है ये चीज? MCS के स्टूडेंट मैसेज में रिप्लाई करें, इतनी चीज क्लियर है? ओके गुड। उसके बाद नेक्स्ट, अब हम इसकी समराइज